नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का क्या योगदान था साथियों। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भाई संविधान निर्माण में कितना समय लगा, संविधान निर्माण में हमने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन करा, उसके बाद में हमने संविधान निर्माण में कितने वाचन करे कि भाई कितने वाचनों के तहत संविधान निर्माण को पूरा पढ़ा गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कितने अनुच्छेदों को अपने देश में लागू किया गया दोस्तों, और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां जो प्रस्तावना में शामिल थी, इसके बारे में हम दोस्तों आज विस्तृत तौर पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आप अपने पे नोटबुक और लेके बैठ जाइए और लिखना आरंभ करें दोस्तों। और अच्छे से आपको समझना है कि भाई प्रारूप समिति का क्या जरूरत पड़ी दोस्तों। भाई आखिरकार प्रारूप समिति का कुछ तो आवश्यकता पड़ी होगी ना भारतीय संविधान निर्माण के जो सदस्य थे उनको, कि उनको कुछ कमी महसूस हुई होगी कि भाई ऐसे तो है नहीं कि भाई भारत के जितने ही सदस्य थे वह सभी के सभी विश्व के जितने ही संविधान थे उसका अध्ययन करने लगे। अब देखो दोस्तों, हमने विश्व के लगभग 60 देशों का के संविधान का अध्ययन करा था। अब 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन करा तो उसको विशेष लोग ही तो पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि हर संविधान अपने कोई भारतीय लैंग्वेज में तो था नहीं। अब भारतीय लैंग्वेज में नहीं था और अपने भारत के जितने भी जो सदस्य थे उनमें से कुछ को भाई जिम्मेदारी तो उनकी सुनिश्चित करनी थी ना, कि भाई जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे तभी तो अपने देश में हमारी जरूरतों के हिसाब से हम संविधान के उन अंशों को अपने देश में शामिल कर सकते थे कि भाई उन जो संविधान में उनकी जो व्यवस्था थी उस सरकार चलाने की, क्या वह व्यवस्था अपने भारतीय लोग मान सकते हैं। भाई अपने देश के अंदर हर जगह जगह पे अलग अलग विविधता है, अपने देश में अलग धर्म, बहुत ज्यादा धर्म है अपने देश के अंदर, और अलग अलग डाइवर्सिटी है। मतलब हर अगर अपन थोड़ी देर अपने अपने जिले से अगर हम दूसरे जिले में भी अगर हम पलायन करते हैं तो दोस्तों उस जिले की अलग विशेषता होगी, उस जिले की अलग भाषा होगी। तो वैसे में भाई सब अपने देश को एक धागे में पिरोना है, भाई एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं हम, एकता के सूत्र में, कि भाई अपने देश के नागरिकों को ऐसे लगे कि ये सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है, ये जो संविधान बन रहा है वो हमारे हित का है। इसके बारे में हमारे संविधान निर्माण के जितने भी सदस्य थे दोस्तों उन्होंने बहुत ही गहन विचार और विमर्श करा। उसके बाद में जाकर इन्होंने अपने एक प्रस्ताव पेश करा था दोस्तों सत्यनारायण सिन्हा ने, किसका, कि भाई प्रारूप समिति का गठन होना चाहिए। प्रारूप समिति को यह जिम्मेदारी दी जाए कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, मतलब कि अब सर शुरुआत में हमें क्या रखना है कि भाई मौलिक अधिकारों में कौन सी सहूलियत देनी है नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को क्या क्या सहूलियत देनी है, हमारे नागरिकों को के साथ में कोई विभेद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या आपातकाल के समय में क्या मौलिक अधिकारों को बैन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बारे में दोस्तों की विस्तृत तौर पर हम चर्चा करेंगे कि संविधान निर्माण में इतनी जटिलता अपने भारतीय संविधान में, आपको पता है कि हमारे संविधान निर्माण करने वालों ने इतनी व्याख्या विस्तृत तौर पर कर रखी है दोस्तों, उसके बावजूद भी क्या ऐसी कमियां आई कि भाई संविधान में बार बार संविधान संशोधन करने पड़ते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी दोस्तों, प्रारूप समिति की। तो आप हेडिंग डालिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। कल हमने दोस्तों सारी समितियों का अध्ययन करा था कि भाई कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार वापस पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। देखो, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक परामर्श की समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक व जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के परामर्श के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो कि जो अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपने सारी समितियों का अध्ययन कर लिया होगा दोस्तों। और भी अगर कोई समिति बाकी है तो जैसे कि मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
और बाकी और भी जितनी भी समितियां थी दोस्तों, उसके बारे में अगर आपको विस्तृत तौर पर अध्ययन करना है तो आप जो पिछले वाली क्लास मैंने ली थी उसमें हमने पूरी समितियों के बारे में जिक्र करा था दोस्तों, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है और आराम से याद करना है दोस्तों। आपको पता होगा कि संविधान निर्माण में संविधान कार्य समिति का अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, और वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, के एम मुंशी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं प्रारूप समिति, जब भी आपके प्रारूप समिति समझ में आएगी दोस्तों। देखो प्रारूप समिति को क्या कहते हैं दोस्तों, और प्रारूप समिति को कहते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसने संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान का मसौदा क्या भाई, मसौदा कोई मसाला तो है नहीं, मतलब कि संविधान को कैसे एक के बाद एक संविधान के अपने जो अनुच्छेद है उनको कैसे रखना है, इसका मसौदा। और कौन से अनुच्छेद को, भाई देखो हमने हर देश के संविधान ने कुछ ना कुछ तो लिया ना दोस्तों। जैसे कि भाई हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, कि भाई अगर हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर हमने अफ्रीका से ली है, साउथ अफ्रीका से, तो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहां से ली, तो इनको हमारे भारतीय संविधान में एक कैसे करना है दोस्तों। तो इसके लिए ये तो बड़ी दुविधा थी ना उस समय के लोगों के लिए, तो उसके लिए क्या करा इन्होंने, तो इसलिए ये प्रारूप समिति का गठन करा। तो देखो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मसौदा समिति। मसौदा समिति, ठीक है मित्रों। अब देखो ये संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण समिति। अब देखो दोस्तों इस समिति का गठन कब हुआ, अब देखो समिति का गठन, प्रारूप समिति के गठन की बात करें दोस्तों, आपको हेजिटेट लिखना है। समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। अब इसकी पहली बैठक कब हुई दोस्तों, पहली बैठक 30 अगस्त 1947, मतलब 29 अगस्त को इसका गठन हुआ और अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को क्या हुई दोस्तों, इसकी पहली बैठक। अब देखो दोस्तों इसके इस समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, कुल सदस्य थे इसमें दोस्तों 7। कितने थे, 7। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे किसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों, आधुनिक मनु की, जिसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों। किसे, भीमराव अंबेडकर को, BR अंबेडकर। ये लिखो दोस्तों एक बार प्रारूप समिति के बारे में, उसके बाद में हम इसके अन्य सदस्यों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब देखो इसके अन्य सदस्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम, एक बार ये लिख लो। 5-7 सेकंड का समय है दोस्तों, नहीं तो आप बाद में वीडियो को, आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके अन्य सदस्यों के बारे में दोस्तों, कि भाई इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, इसके बारे में हम विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं मित्रों। कि देखो अन्य सदस्य, अब देखो दोस्तों पहले सदस्य कौन थे दोस्तों इसके अंदर, N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे दोस्तों, N गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य कौन थे दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे दोस्तों, KM मुंशी। चौथे कौन थे दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवे कौन थे दोस्तों, N माधव राव। ये N माधव राव किसकी जगह आए थे दोस्तों, BL मित्र की जगह। किसके दोस्तों, BL मित्र की जगह। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और आखिरी सदस्य कौन थे दोस्तों, TT कृष्णा
चारी, टीटी कृष्णाचारी। ये किसकी जगह है दोस्तों? डीपी खेतान की जगह। किसकी जगह है दोस्तों? डीपी खेतान की जगह। ये लिखो दोस्तों। और सातवां सदस्य कौन है दोस्तों? यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, वो भी सातवें सदस्य के रूप में है। तो आप लिख लो, कुल सदस्य 7 है। और अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये लिखो दोस्तों एक बार आप। कुछ सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी लिखो आप, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। ये सदस्य दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सदस्य याद होने चाहिए कि भाई इसमें और कौन, प्रारूप समिति में और कौन कौन है सदस्य थे। देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो किसकी जगह आए थे दोस्तों? बी एल मित्र की जगह, टीटी कृष्णाचार्य ये किसकी जगह आए थे दोस्तों? डीपी खेतान की जगह। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं हम इसके आगे कि भाई इसकी कुल कितनी बैठक हुई। उसके बाद में हम देखेंगे संविधान सभा के कितने वाचन हुए। अब देखो दोस्तों, प्रारूप समिति की कुल बैठक कितनी हुई? कुल बैठक, कुल बैठक हुई थी दोस्तों 14। अब देखो, संविधान इसके प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? सत्यनारायण सिन्हा ने। अब देखो, प्रारूप समिति का प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने पेश करा था। अब देखो दोस्तों, सत्यनारायण सिन्हा ने तो प्रस्ताव पेश कर दिया था। तो ये प्रस्ताव दिनांक क्या थी दोस्तों? 21 फरवरी 1948 को इस प्रस्ताव को पेश किया गया। कब किया गया दोस्तों? 21 फरवरी 1948 को। अब देखो दोस्तों, संविधान का पहला प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश, संविधान सभा का अंतिम प्रारूप दोस्तों, पहला नहीं अंतिम प्रारूप, अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, कुल बैठकें कितनी हुई प्रारूप समिति की? 14 बैठक। प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? सत्यनारायण सिन्हा ने प्रारूप समिति का प्रस्ताव पेश करा था 21 फरवरी 1948 को। इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था दोस्तों? 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था दोस्तों। एक बार ये लिख लो। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। नहीं लिख पाए हो आप तो एक बार क्लास को रोक के दोबारा देख के लिख लेना आप आराम से। अब हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा के वाचन के बारे में कि संविधान सभा के कितने वाचन हुए दोस्तों। हेडिंग डालो संविधान सभा के वाचन। अब हम किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? संविधान सभा के वाचनों के बारे में। संविधान के वाचन।
वाचन मतलब दोस्तों पढ़ा गया, वाचन या पठन। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, संविधान के 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए दोस्तों? 3 वाचन। अब देखो पहला वाचन, देखो दोस्तों बहुत अच्छे से समझते हैं हम, ये मानना कि ये पहला वाचन, ये संविधान सभा का पहला वाचन, पहला, ये संविधान सभा का दूसरा और ये तीसरा। अब देखो दोस्तों ये हो गया प्रथम वाचन, प्रथम वाचन। ये हो गया द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन। ये हो गया दोस्तों तृतीय, तृतीय, तृतीय वाचन। अब देखो दोस्तों प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ दोस्तों? देखो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। अब इस दिन क्या हुआ दोस्तों? आम चर्चा हुई। क्या हुई दोस्तों? आम चर्चा। किसके ऊपर हुई दोस्तों आम चर्चा? संविधान के ऊपर हुई। किसके ऊपर? संविधान पर। अब संविधान के ऊपर आम चर्चा क्या हुई दोस्तों? कि भाई संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद में देखा गया कि क्या भाई ये संविधान भारत के लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं है। यह बात कहां पर हो रही थी दोस्तों? संविधान सभा के अंदर, केंद्रीय विधानमंडल नई दिल्ली के अंदर। तो प्रथम वाचन कब हुआ दोस्तों? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके ऊपर क्या हुई थी दोस्तों? आम चर्चा। आम चर्चा किस पे हुई थी? संविधान सभा के ऊपर। मतलब सब लोगों से राय ली गई थी। आम चर्चा मतलब कि जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में खड़े होकर संविधान सभा के लोगों ने पूछा क्या क्या भारतीय लोगों को छुआछूत से निजात मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों सब लोगों ने अपनी आम सहमति दी, या इसकी तरह ही सारे वाचन हुए होंगे। तो जैसे कि ये संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ। अब देखो दोस्तों द्वितीय वाचन कब हुआ? द्वितीय वाचन हुआ दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। कब तक चला था दोस्तों? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। कब चला था? ये द्वितीय वाचन चला था दोस्तों। और द्वितीय वाचन ये सबसे लंबा चलने वाला वाचन था दोस्तों। क्या? सबसे लंबा चलने वाला वाचन। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा कौन से वाचन पर हुई थी दोस्तों? द्वितीय वाचन पर हुई थी। कब तक? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ऑलमोस्ट दोस्तों 1 साल तक चर्चा हुई थी। किसके ऊपर? द्वितीय वाचन के ऊपर। और तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। यह कौन सा वाचन था दोस्तों? तृतीय वाचन था। इस दिन क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 के दिन देखो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कितनी? 8 अनुसूचियां किसमें शामिल की गई थी दोस्तों? प्रस्तावना के अंदर शामिल की गई थी। अब देखो संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे दोस्तों? 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। इसके ऊपर क्या हुई थी दोस्तों? आम चर्चा। इसके बाद में हम द्वितीय वाचन की बात करें दोस्तों, द्वितीय वाचन कब हुआ? 15 नवंबर
1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ये सबसे लंबा चलने वाला वाचन था दोस्तों। तृतीय वाचन कब तक चला दोस्तों? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। इसके अंदर क्या करा दोस्तों? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई थी दोस्तों। ये लिख लो आप, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं मित्रों। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वाचन का अर्थ मतलब पता है ना दोस्तों? पठन। पठन क्या मतलब होता है? पठन। तो आप पठन भी लिख सकते हो और वाचन भी लिख सकते हो दोस्तों। वाचन मतलब संविधान को सबके सामने पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद में इसके ऊपर क्या हुई? आम चर्चा हुई, सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चा करी, सब सदस्यों ने मिलकर। उसके बाद में संविधान निर्माण हुआ दोस्तों। देखो दोस्तों जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने ये लिख लिया होगा। जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, एज इट इज ऐसे ही लिखना है आपको। अब देखते हैं हम दोस्तों किसके बारे में। देखो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। अब देखो आगे, भारतीय संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। कितने देशों का अध्ययन किया गया था दोस्तों? 60 देशों का अध्ययन किया गया था। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों? 64 लाख रुपए खर्च हुए। एक बार आप ये लिखो, इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में कितने अनुच्छेद शामिल थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद शामिल थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी।
भारतीय संविधान निर्माण में समय कितना लगा था दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों भारत के संविधान निर्माण के अंदर। भारत के संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधानों का क्या किया गया था दोस्तों? अध्ययन किया गया था, अवलोकन किया गया था। हर देश के संविधान से हमने उनकी कुछ कुछ विशेषताओं को अपने संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया था दोस्तों। उसके बाद में हमने संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। हमारे संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों? 64 लाख रुपए खर्च हुए। एक बार लिख लो आप ये जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भाई संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी। मतलब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक क्यों कहते हैं? संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका थी वो अतुलनीय थी दोस्तों। क्या थी? अतुलनीय थी। अब देखो 26 नवंबर 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? संविधान संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? संविधान दिवस। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। अब देखो बी आर अंबेडकर अंबेडकर को आधुनिक आधुनिक मनु आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बी आर अंबेडकर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? बी आर अंबेडकर को। 26 नवंबर 1949 को देश में 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अब देखो दोस्तों कि भाई 26 नवंबर 1949 को तो देश का संविधान निर्माण तो हो चुका था दोस्तों, लेकिन अब देश के निर्माण में अब हमारे को भाई संविधान के कुछ अनुच्छेद तो लागू करने पड़ेंगे ना दोस्तों। तो कितने अनुच्छेद लागू कर दिए हमने? 15 अनुच्छेद लागू कर दिए दोस्तों। ये लिखो, इसके बाद में हम 15 अनुच्छेद देखते हैं कि 15 अनुच्छेद कौन से देखो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये किसके लिए थे दोस्तों? नागरिकों के लिए थे, नागरिकता के लिए थे दोस्तों। अनुच्छेद 60 में क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति की शपथ। क्या थी दोस्तों? राष्ट्रपति की शपथ। ये लिखो दोस्तों जल्दी से, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
लिखो दोस्तों जल्दी से। अनुच्छेद 324 में क्या था दोस्तों? निर्वाचन आयोग। ये हम 15 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे दोस्तों। एक बार ये आप लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भाई आगे हमें और क्या पढ़ना है और कौन से अनुच्छेद थे। यहां लिख लो एक और। परिभाषाएं व निर्वाचन। ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? 366 व 367 के अंदर है। एक बार ये जल्दी से लिख लो आप, इसके बाद में हम इसे मिटा रहे हैं, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम आगे। अब कौन से अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों? हम अनुच्छेद 379, 380, 388, 391 और 392, ये अनुच्छेद किस काम के दोस्तों? स्थायी सरकार के प्रावधान के लिए। देखो दोस्तों, और आज की क्लास हम बस इतना ही करेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 379, 380, 388, 391 और 392 किसके लिए लागू किए गए थे दोस्तों? स्थायी सरकार जो कि अंतरिम सरकार थी उसके प्रावधान के लिए दोस्तों। आपको अगर भारतीय राज्य व्यवस्था अच्छी लग रही है दोस्तों तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपसे आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। बस आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच बनाइए हमारी, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके दोस्तों। जय हिंद। अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।